हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। हम लोग मृणाल सर का पीडीएफ कर रहे थे इकनॉमी में। तो हम लोगों ने 64 पेजेस तक कर लिया था। मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल्स कर लिए थे। आज हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स करेंगे। तो क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है? देखिए, जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है वो मनी के क्वांटिटी को रेगुलेट करता है, मतलब वॉल्यूम को, कि किस सेक्टर में कितना कितना लोन जाना चाहिए, पूरा मतलब इकनॉमी में कितना पैसा जाना चाहिए, किस सेक्टर में कितना जाना चाहिए, वो क्वांटिटेटिव टूल्स नहीं बताता है। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टूल्स बोलते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं करता है। और इसको हम लोग जनरल टूल बोलते थे, स्पेसिफिक टूल नहीं बोलते। उसी के ठीक अपोजिट जो क्वालिटेटिव टूल्स होता है उसमें हम लोग क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये है कि हम लोग देखते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा जाना चाहिए, लोन कितना जाना चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग स्पेसिफिक टूल बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग डायरेक्ट टूल्स बोलते हैं, या इसको हम लोग सिलेक्टिव टूल्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें सिलेक्ट करते हैं कि किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा जाना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर में कितना जाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में कितना जाना चाहिए। जो क्वालिटेटिव जो टूल्स हैं उसका जो हम लोग क्वालिटेटिव जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स होता है उसमें क्या क्या आता है, तो हम लोग उसको देखेंगे आगे। सबसे पहले तो पहला उसमें आता है, देखिए, मोरल सुएसन या पब्लिसिटी। इसमें क्या होता है, ये है आरबीआई के गवर्नर और ये है बैंक के कोई मैनेजर। तो आरबीआई इसको नैतिक दबाव डालता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि आप लोग जो है अपना इंटरेस्ट रेट को कम कीजिए और ये सेक्टर पे दीजिए। ये एक तरह का परसुएसन होता है जिसमें कोई फोर्स नहीं होता है, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, बल्कि आरबीआई उसको बल देता है कि आप ये करिए। उसी प्रकार आरबीआई जो है, जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो लोग से भी मीटिंग करता है और जो है अपनी बातें रखता है कि हम अगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर ये रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कम कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इकनॉमी पे क्यों नहीं पड़ रहा है। इसीलिए वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी मिलता है और सीएम से भी मिलता है कि आप अपना जो फिजिकल डेफिसिट है, सब्सिडी में जो लीकेज हो रहा है उसको आप कम कीजिए, ठीक। तो ये चीज़ है। दूसरा जो है, अगर मान लीजिए कोई थेथर होता है तो वो नहीं सुनता है बात से, तो फिर उसके लिए आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है। और आरबीआई को पावर भी है कि आरबीआई एक्ट के अंदर या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कि जो है कि वो जो बैंक अगर इसके डायरेक्शन को, दिशा निर्देश को नहीं मानती है तो उसको जो है सज़ा दे सकता है। आरबीआई ने ऑर्डर किया है बैंकों को कि कोई भी अगर सीईओ और टॉप एग्जीक्यूटिव जो बैंक का है, अगर वो स्कैम में पकड़ा जाता है तो जितना भी उसने सैलरी पे किया, सैलरी उसको मिला है, उतना उसको रिटायरमेंट के बाद भी देना पड़ेगा। अगर उसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉबैक प्रोविजंस। तो प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि क्लॉबैक प्रोविजंस क्या है, ठीक है, किस चीज़ से डील करता है, तो बैंकिंग से डील करता है, ठीक। उसी तरह एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव टूल्स में, या जिसको लोन टू वैल्यू बोलते हैं। सिंपल सा है कि अगर जैसे आप गोल्ड लोन लेते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए 10 ग्राम सोना लेके जाएं, तो आरबीआई बोली कि 10 ग्राम के बदले जो है लोन टू वैल्यू रेशियो में 10 ग्राम का रेट मान लो 40,000 है, तो आपको 40,000 नहीं मिलेगा। इसको वैल्यू में कन्वर्ट करके हम लोग मान लीजिए 80% अगर करेंगे तो आपको 32,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट या लोन टू वैल्यू, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इकनॉमी में स्लो डाउन है, ठीक है, मंदी है, तो मंदी में क्या होता है, बैंक को इकनॉमी में पैसा डालना चाहिए, है ना। आरबीआई क्या करता है, पैसा डालेगा तभी ना मंदी को दूर होगा। तो उस केस में क्या होता है, आरबीआई क्या करेगा, लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ा देगा, ठीक है। तो पहले जो 40,000 मिलता था, मतलब 40,000 अगर का लोन आपके पास गोल्ड है तो उसका वैल्यू कितना आपको मिलेगा बैंक में। अगर 10 ग्राम आप सोना रखें तो मूल्य उसका मार्केट से 40,000 है, लेकिन पहले आपको मिलता था 32,000। जब मंदी के समय होगा तो आरबीआई इसको 80% से बढ़ा के 90% कर देगा। तो अगर आप 40,000 का गोल्ड लेके जा रहे हैं, 10 ग्राम 1 तोला, तो आपको बदले में उसका जो है 36,000 मिलेगा। इसका मतलब आपके पास 4,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। तो अब ये जो 4,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हुआ है, आप इसको कुछ शॉपिंग करेंगे, इकनॉमी में खर्च करेंगे, तो इससे इकनॉमी का ग्रोथ होगा। तो जो हमारा मंदी का सिचुएशन था वो कम हो जाएगा, समझ में आया। तो जो मंदी के समय क्या होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो को आरबीआई क्या करता है, बढ़ा देता है। और जब महंगाई होगा तो आरबीआई इसको घटा के, मान लीजिए अगर 70% कर दिया, तो पहले आपके पास 32,000 था, अब आपको 70% मिलेगा 40,000 का, तो आपको मिलेगा 28,000। चूँकि आपके पास पैसा कम हो गया, इसीलिए आप इकनॉमी में पैसा कम खर्च करेंगे। तो महंगाई का जो आप डिमांड करते थे पहले सामान, मान लो आईफोन का, ये का,
उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसका रेट भी कम हो जाएगा। इसी को कंट्रोल करके, लोन टू वैल्यू रेशियो को कंट्रोल करके मार्जिन रिक्वायरमेंट को आरबीआई देखिए किस तरह से इन्फ्लेशन को या मंदी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो हम लोग का क्वालिटेटिव टूल्स है वो है आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड में कि आरबीआई बोलता है कि इस सेक्टर में इतना पैसा से अधिक लोन नहीं जाना चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले आरबीआई इसको भी फॉलो करता था। आरबीआई ने इम्पोज कर देता था, पहले क्वांटिटी सीलिंग कर देते थे कि अगर कोई भी मान लो आदमी को लोन चाहिए, किसके लिए, तो नॉन फूड लोन मतलब खाने के लिए लोन नहीं, अलग चीज़ के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या आरबीआई ने बैन लगा दिया था। क्यों लगा दिया था, क्योंकि आरबीआई का पर्पस था उस समय 1970s के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो आरबीआई ये चाहता था कि जो लोग अगर खाने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए लोन ले रहे हैं तो उसको दिया जाए। इससे क्या होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रमोट होकर फूड का महंगाई को भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन ये क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि इसका मॉनिटरिंग नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो नहीं होता, इसीलिए आरबीआई क्या कर रहा है, प्रोमोटिव स्टेप उठा रहा है। इसलिए आरबीआई मूव किया है किसके तरफ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होता है, आरबीआई बोलता है बैंकों को कि जितना % आपने आपको डिपॉजिट आया है या जितना % आप लोन में देंगे उसका कुछ % आपको कुछ सेक्टर में देना पड़ेगा। उसी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, और उसी को अगर हम लेंड कर रहे हैं तो बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या क्या है अभी हम आप देखेंगे, ठीक है। ठीक है, उसी में एक और चीज़ कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। जो भी हम लोग ईएमआई पे सामान लेते हैं, है ना, उसी के अंदर आता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो किस तरह से ईएमआई को चेंज करके या डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं, किस्त बोलते हैं, किस तरह से उसको चेंज करके आरबीआई इन्फ्लेशन को करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है या मंदी को कंट्रोल करता है। देखिए मान लीजिए इकोनॉमी में मंदी है, ठीक है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, एक आदमी है एक्स, इसको लेना है सामान मान लीजिए 40,000 का। अगर इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास मान लीजिए 500 रुपया पर मंथ है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो अगर आरबीआई ये बोल दे कि ठीक है ये 40,000 का जो सामान है इसमें डाउन पेमेंट पहले जो आपको 1,000 रुपया देना पड़ता था 40 मंथ के लिए, अब उसके जगह आपको देना पड़ेगा मात्र जो है 200 रुपया, और वो भी कितने दिन के लिए, तो कितने दिन के लिए, तो 200 मंथ के लिए। तो ये आदमी 500 रुपया हर मंथ इसके पास सेविंग है तो आराम से 200 रुपये ये दे पाएगा, ठीक है। तो जब भी मंदी होता है तो आरबीआई डाउन पेमेंट को कट कर देता है, और उसी तरह उसके अपोजिट जब इन्फ्लेशन होगा तो लोगों के पास खूब पैसा होगा। तो पहले जो राम के पास 500 रुपये था, तो पहले जो ईएमआई का रेट आपका मान लीजिए 500 रुपया है, तो राम आराम से दे देगा। और आरबीआई चाह रहा है कि महंगाई को कम करना, तो 500 की जगह ये बोल देगा कि अब 1,000 रुपया आपको जो है हर मंथ लगेगा। तो ये जो राम का जो खरीदने का मन था ये 40,000 का सामान, अब बोलेगा वो डिले कर देगा कि ठीक है मेरे पास अब तो हम 1,000 रुपया नहीं दे पाएंगे। उससे क्या होगा, ये जो 40,000 का जो सामान का वैल्यू था इसको लोग खरीदेंगे नहीं, तो इसका सामान का रेट जो है घट के कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब मंदी होता है तो आरबीआई जो किस्त का दर कम कर देता है डाउन पेमेंट को या ईएमआई को, और जब महंगाई होता है तो उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसी तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोगों ने देखेंगे आज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। उसके पहले एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया कि जो रेस्ट्रिक्टिव डायरेक्शन है उसको सबसे पहले जो इंडिया में तो लाया ही गया था, आरबीआई ने लाया था, उसके पहले भी एक हम लोग का चलता था क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, जिसको आरबीआई जिसमें जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं इंडिया में, हम लोग देखेंगे बैंक का क्लासिफिकेशन अगले लेक्चर में। तो जो कॉमर्शियल बैंक्स होते थे उनको बोला जाता था कि अगर आप 1 करोड़ से ऊपर किसी एक आदमी को लोन दे रहे हैं तो उसको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता था, मतलब रेस्ट्रिक्शन हो गया था, ठीक है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव है, मतलब कि तुम इस सेक्टर में लोन दो। तो हम लोग देखेंगे अगला प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जिसको सरकार जो है प्राथमिकता देती है। तो देखिए पहली बार 1968 में आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर का शब्द को यूज किया था, और इसमें ये बोला था कि बैंकों को जितना भी वो लोन देती है उसका 40% 3 सेक्टर में देना चाहिए, किसमें, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर। फिर धीरे धीरे करके ये जो लिस्ट था 3 लिस्ट उसको बढ़ा के बहुत बड़ा कर दिया गया, और आरबीआई की एक यूके सिन्हा कमेटी थी, उसने ये बोला था कि एमएसएमई लोन को भी इसमें शामिल करो। फिर आरबीआई ने 2020 में चेंज किया पीएसएल गाइडलाइंस, और जो इस तरह है। तो देखिए 2020 में जो हम लोग का चेंज हुआ
पहले क्या था कि जो वीकर सेक्शन था, पहले क्या था वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट में क्या है आफ्टर वाला वो आपको ध्यान में। देखिए जो वीकर सेक्शन में क्या होते हैं, SC ST वीमेन PH माइनॉरिटी मैनुअल स्क्वेंजर और आर्टिसन, तो उनको जो है जितना भी लोन, मान लीजिए कोई बैंक है उसको लोन देना है 100 रुपया, तो उसका जो 12 रुपया है वो EWS सेक्शन को देगी, EWS में नहीं मतलब वीकर सेक्शन को देगी, ठीक है, 12%। उसी तरह और इसमें देखिए जो जनधन योजना है, ओवरड्राफ्ट, सब इसी में आपका शामिल है। उसी तरह जो नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है वो भी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में शामिल है। फिर जो एग्रीकल्चर है उसमें जो छोटे और बड़े फार्मर्स हैं उसको 8% देना है, मतलब 100 रुपये का 12 रुपये उधर दे दिया, ठीक है, किसको दे दिया, वीकर सेक्शन को, और 8% किसको देगा, एग्रीकल्चर को, ठीक है, किसमें, स्मॉल एंड बिग। उसी तरह जो मध्य वर्गीय है, जो सीमांत किसान है ना, और जो छोटे भी किसान हैं उनको 10% देता है, ठीक। तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो एग्रीकल्चर में कितना परसेंट गया, 18%, ठीक। उसी तरह माइक्रो इंटरप्राइजेज है, जो लघु उद्योग है, खादी विलेज, उसको 7.5%, ठीक है, तो मतलब 7.5 रुपया। और बाकी को छोड़ के जितने भी वीकर सेक्शन, इन लोगों को छोड़ के और भी जो लोग हैं, जैसे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, अफोर्डेबल हाउसिंग, जो हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना रहे हैं उसके लिए भी लोन देता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वर्मी कंपोस्ट मतलब कीड़े से जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, जो बायो फर्टिलाइजर, बीज का प्रोडक्शन में, एक्सपोर्टर, स्टूडेंट को लोन में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जो बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, या कोविड के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, बायोमास जनरेशन, विंड मिल, सोलर, माइक्रो हाइडल, तो इनको हम लोग मिला के कितना देते हैं, 2.5%। अगर आप इनको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 40%। मतलब जितना भी बैंक लोन देता है, जितना को भी लोन देना है बैंक, जितना परसेंट भी बैंक लोन देती है लोगों को, उसका 40% इस प्राइवेटी सेक्टर को ही देना पड़ेगा। बाकी जो 60% वो देने के लिए फ़िक्र है, मतलब मिनिमम जो है 40% उसको इनको देना ही है। वो चाहे तो इसको बढ़ा के कुछ और भी दे सकती है, ठीक है, यस, लेकिन मिनिमम इन सेक्टर को मिला के उसको जो है 40% देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगर, तो इससे क्या होगा, वीकर सेक्शन का ग्रोथ होगा और वो अच्छे से मज़े से रह पाएंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बोलता है कि गरीबी को दूर करो। तो जो ये PSL कोटा है, ये जो 40% का कोटा है, ये मिनिमम है। अगर बैंक चाहे तो इनको 50% भी दे सकती है, लेकिन उनको 40% देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए अगर मान लो कोई बैंक है वो कोई NBFC को लोन देती है, NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और ये क्या होता है अभी आपको बताएंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो जो बैंक है वो NBFC को पैसा देती है, और मान लो वो NBFC प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग दे रही है, मतलब प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, MSME है, मान लो वो लोन कौन दे रहा है, NBFC दे रहा है डायरेक्टली इसको, ठीक है। तो ये जो प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग है वो काउंट NBFC में नहीं होगा, वो काउंट किस में होगा, बैंक में काउंट होगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब फिर से सुनिए, कोई अगर बैंक है वो लोन दे रहा है NBFC को, और NBFC मान लो कोई प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग को लोन दे रहा है, प्राइवेटी सेक्टर को, ठीक है, तो लोन जो प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग जो होगा उसका जो काउंट होगा वो किस में काउंट होगा, बैंक के प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट होगा, समझ गए। उसके बाद देखिए जो है इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग है वो NBFC को नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। NBFC को प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग नहीं लगता है, किसको लगता है, सिर्फ बैंक को लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, जो प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग है वो NBFC को नहीं लगता है, सिर्फ बैंक को लगता है। आगे देखते हैं, कुछ आप सभी बैंक में 40% नहीं है, कुछ कुछ चेंज भी है। जैसे मान लीजिए जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले आने वाले लेक्चर में, एकदम अच्छे से, आप टेंशन मत लीजिए। या और जो विदेशी बैंक है जिसके भारत में 20 से अधिक शाखा है उनको 40% मेंटेन करना है, ठीक है। और उनको जो जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है कि एग्रीकल्चर में जो है टोटल मिला के 18% है, 12% वीकर सेक्शन को है ना, 2.5% जो बाकी का बचा से 7.5%, तो उनको मेंटेन करना है ये। लेकिन मान लो कोई विदेशी बैंक है जिसकी भारत में 20 से कम शाखा है, उसको इंटरनल जो ये है वो कि इसको कौन किस सेक्टर को कितना कितना परसेंट देना, वो उसको मेंटेन नहीं करना है, उसको ओवरऑल 40% देना है, ठीक। उसके बाद देखिए जो रीजनल रूरल बैंक है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको देना है 75%। अब ये बैंक क्या क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा शॉर्ट में, ठीक।
उस तरह रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो कि ये गांव में ही काम करते हैं, तो इनका काम ही है कि कृषि पे, एमएसएमई पे देना, इसीलिए इनके लिए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नहीं है। ये आपको ध्यान देना है कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी के लिए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में स्टार्टअप ये सब को भी इंक्लूड कर दिया, हेल्थ सर्विस को भी और रिन्यूएबल एनर्जी को भी। अब देखिए, मान लीजिए कोई बैंक है, वो सिर्फ मतलब दे रहा है बड़े बड़े शहर में ही प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कर रहा है, और कोई बैंक है जो छोटे छोटे जो सीमांत एरिया है उसमें कर रहा है। तो आरबीआई ये बोला है कि कोई आदमी अगर मान लो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कोई बैंक अगर देगा जहाँ पे पहले से ही काफ़ी कर्ज दिया है, जहाँ पहले से ही मतलब लोगों को लोन मिल रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई बैंक लोन देता है, और कोई बैंक लोन देता है एकदम पिछड़े इलाका में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में दे रहा है या लद्दाख में, जहाँ पे क्रेडिट की सुविधा है ही थी ही नहीं, लोन में बहुत कम देते थे, तो जो बैंक जो एकदम जो पिछड़े एरिया में दे रहा है उनको हम लोग ज़्यादा वेटेज देंगे प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कैलकुलेट करने में। और जो हाई क्रेडिट पेनिट्रेशन वाले एरिया में कर रहा है, जहाँ पहले से बैंक था, उनको दिया भी जाता था, उनको हम लोग कम वेटेज देंगे। जब हम लोग 40% का जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कैलकुलेट करेंगे तब। बस आपको इतना ध्यान देना है कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में जो पुअर डिस्ट्रिक्ट है उनको ज़्यादा वेटेज हम लोग कैलकुलेट करने में देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है कि जैसे क्वेश्चन आया था 2013 में कि जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है वो क्या, उसमें कौन कौन सा सेक्टर आते हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर आता है, आपको देख लिया 18%, एमएसएमई भी है, ठीक है, वीकर सेक्शन 12%, तो तीनों हैं, ठीक है। और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप, सभी लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो हम लोग आवास योजना बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो सब भी आता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, जैसे एसबीआई है, एसबीआई का तो पूरे इंडिया में ब्रांच है, तो हो सके कि ये लोन देते देते 40% से को भी क्रॉस करके मान लीजिए 50% लोन जो है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को दे पाई। और कोई बैंक है, मान लीजिए आईसीआईसीआई, ये जनरली शहर में होती है, इसको भी कितना देना है 40% किसको, प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन मान लीजिए ये 30% दे पाई। तो ये क्या करेगी, चूँकि एसबीआई का 50% है, तो 40 से ऊपर है कितना परसेंट, 10% ऊपर है, तो ये 10% जो है, और इसको कितना चाहिए 10%, तो ये क्या करे, जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग दिया है उसका सर्टिफिकेट, मतलब उसका कागज़ पत्तर इसको बेच दे, किसको, आईसीआईसीआई को। इससे क्या होगा, जो इसका 30% का क्राइटेरिया, अभी इसका पैसा है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का, इसको करना था 40 लेकिन कर पाई 30, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा शहर में थी, नहीं कर पाई, और एसबीआई कर ली 50, तो ये इसका जो 10% है वो एसबीआई जो है आईसीआईसीआई को खरीद देगा, तो दोनों का जो है टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन इस केस में ध्यान दीजिएगा, जो लोन दिया है तो लोन का जो रिस्क है वो एसबीआई पे रहेगा, ठीक है, समझ में आया। लोन का जो रिस्क है वो एसबीआई पे होगा। अगर लोन अगर कल को नहीं चुकता कर पाएगा जिसको दिया है, तो उसका रिस्क जो होगा एसबीआई को, लेकिन टारगेट जो है पूरा हो गया किसका, आईसीआईसीआई को। अच्छा, एसबीआई को क्या फ़ायदा होगा, चूँकि ये इसको बेचा है लोन का पेपर, तो बदले में ये इससे इंटरेस्ट भी लेगा, ठीक है, इसलिए एसबीआई जो है फ़ायदा होता है। मान लीजिए इसके बावजूद भी आईसीआईसीआई को टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, मान लीजिए इसको चाहिए, इसने प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में 20% दे दिया, एसबीआई ने इसको 10% दिया, तो टोटल कितने परसेंट हो गया, 30%। लेकिन करना कितना है हमको, 40%, मतलब 10% अगर नहीं कर पाया, तो बाकी का जो इसको पैसा करना था वो फंड के रूप में नाबार्ड में चला जाएगा, उतना पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाएगा, जो नाबार्ड के अंदर में है, या सिडबी के अंदर में चला जाएगा, या एनएचपी के अंदर में उसको देना पड़ेगा, मुद्रा के अंदर में, समझ में आया। बाकी जो बैंक 40% नहीं कर पाई, उसके पास ऑप्शन है कि वो जो बैंक कर पाई है एक्सेस उससे ले ले, फिर भी मान लीजिए उसका कंप्लीट अगर नहीं हो रहा है, तो उसका बाकी का जो पैसा करना था वो फंड के रूप में इन लोगों को दे देगी। और इसमें क्या है कि जो भी पैसा दिया जा रहा है तो उसको फ्री में नहीं देगी, ये इनको लोन के रूप में दे देगी नाबार्ड वाबार्ड को। और ये लोन जनरली लॉन्ग टर्म में होता है, इसलिए कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि हम जो है अपना पैसा इनको दे के फंसाएँ। इसीलिए बैंक अगर कम होता है तो वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट लेके उसको जो है पूरा कर लेती है, ठीक है। इसी को बोलते थे प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। जो एक्सेस जिसके पास है वो अपना एक्सेस जो है जिसके पास नहीं है उसको दे दिया, ठीक। अब देखिए, हम लोग को क्वेश्चन फिर से पूछा गया था प्री 1995 में कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। हमने बताया था सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, बताइए। क्वालिटेटिव टूल्स होता है, क्योंकि हम लोग चेंज करते हैं कि किस सेक्टर में। तो देखिए, हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये क्या है, ईएमआई वाला, तो ये तो था। दूसरा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये भी था। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब क्या है,
वही है हमारा जो हमने अभी पढ़ा था ईएमआई वाला, है ना, और जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है कि इससे लोन टू वैल्यू रेशियो जो हमने पढ़ा था गोल्ड लोन वाला, याद कीजिए। अब अगला है कैश रिजर्व रेशियो, ये हमने कब पढ़ा था, क्वांटिटेटिव टूल्स में पढ़ा था। कैश रिजर्व रेशियो पढ़ा था, रेपो रेट पढ़ा था, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर जो है देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगा वहाँ से। तो हमारा पूछा है नॉट एन, तो ये तीनों तो है, कौन नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए बैंक रेट में इंक्रीज होता है, मैंने बताया था बैंक रेट क्या होता है, जब आरबीआई, ठीक है, क्लाइंट मतलब बैंक को लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तो मान लीजिए लोन देती है बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए और जिस दर पे देती है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तो मान लीजिए बैंक रेट बढ़ा तो लोन का दर बढ़ गया, है ना, तो बैंक क्लाइंट लोन लेगा नहीं, अगर लेगा भी तो जिसको वो देगा, किसको देगा, जो है कस्टमर को देगा, तो उसका भी इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा। अब इसको 10% पे अगर लोन मिला है तो ये बोल देगा ना इसको 12 या 15% पे, ताकि इसको भी प्रॉफिट हो बैंक को। तो उससे क्या होगा, ये जो कस्टमर था पहले इंटरेस्ट रेट कितना था, पहले आरबीआई उसको इंटरेस्ट देता था, मान लो बैंक को बैंक रेट था 8%, तो ये कस्टमर को देता था 10% पे। अब आरबीआई ने अगर 8% से जगह 10% कर दिया, बैंक रेट लिखा है ना, बैंक रेट बढ़ाएगा, तो ये कितना पे देगा, 12% पे। तो मतलब इकोनॉमी में क्या हो, तो कस्टमर लोन लेगा नहीं लेगा, तो उससे क्या होगा, मार्केट में जो इकोनॉमी पैसा था वो क्या होगा, लोग कम बोरो करेंगे ना। इसका मतलब आरबीआई कैसा मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, ईजी की टाइट, क्योंकि वो मार्केट से पैसा खींच रहा है। जब भी आरबीआई मार्केट से पैसा खींचता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी। ठीक है, ईजी मनी पॉलिसी मतलब मार्केट में पैसा डालना, टाइट मनी पॉलिसी मतलब मार्केट से पैसा खींचना। तो जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, बैंक जो लोन देगी कस्टमर को ज़्यादा रेट पे देगी, कस्टमर लोन कम लेंगे मतलब मार्केट में पैसा, इकोनॉमिक पैसा कम आया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी है नहीं है, क्या है, टाइट मनी पॉलिसी। अगला है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर आरबीआई अपना बढ़ाई है 10% तो बढ़ गया ना, तो ये नहीं होगा। सेंट्रल बैंक इज़ नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स, सेंट्रल बैंक लोन नहीं दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को, क्यों नहीं दे रहा है, दे रहा है लेकिन ज़्यादा रेट पे दे रहा है, ये भी नहीं होगा। इजी मनी पॉलिसी तो है नहीं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट मनी पॉलिसी, तो देखिए या तो हम बोले इजी या बोले एक्सपेंशनिस्ट या बोले डव, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं एक ही होता है, चाहे इजी बोलिए, एक्सपेंशनिस्ट बोलिए, डव मनी पॉलिसी बोलिए। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है टाइट, हॉकिश या डियर, तीनों चीज़ एक ही होता है। इसका मतलब आरबीआई मार्केट से पैसा खींच रहा है। इजी, एक्सपेंशनिस्ट, डव मतलब मार्केट में पैसा डाल रहा है। तो अब देखिए इसमें बोल रहा है कि आरबीआई अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करेगा, मतलब मार्केट में पैसा डालेगा, तो देखिए कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर को कम करेगा। एसएलआर क्या होता है बता दिया, ये सीआरआर और एसएलआर वो रिजर्व रेशियो होता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। सीआरआर रखता है आरबीआई के पास, अगर नहीं देखें लेक्चर तो देखिए, और एसएलआर का रखता है बैंक अपने पास। तो अगर एसएलआर और सीआरआर बढ़ता है तो मार्केट से, अगर सीआरआर और एसएलआर घट रहा है, लिखा है ना घट रहा है, इसका मतलब बैंक के पास लोन देने के लिए ज़्यादा अमाउंट है, मतलब इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाएगा। तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अगर होगा तो मार्केट में पैसा जाएगा, और ये भी चीज़ जो है मार्केट में पैसा डाल रहा है, बोल रहा है क्या नहीं करेगा, तो ये तो नहीं करेगा, ये तो करेगा, ये करेगा ना। अगर आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मतलब मार्केट में पैसा डाल रहा है तो एसएलआर को कट करेगा या सीआरआर को, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि पूछा है क्या नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा। ये तो करेगा, पूछा है नहीं करेगा क्या, तो ये तो करेगा। दूसरा है कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट कम कर देगा तो उससे भी मार्केट में पैसा जाएगा, तो ये भी करेगा। तो पूछा है क्या नहीं करेगा, तो भाई ये तो नहीं होगा। फिर इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये होगा क्योंकि ये अगर बढ़ा देगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, आरबीआई
मार्केट में पैसा नहीं डाल पाएगी, कम डाल पाएगी। लेकिन बोला है कि आरबीआई अगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कर रहा है तो मतलब मार्केट में पैसा डालना चाहिए, लेकिन एमएसए बढ़ाने से मार्केट से पैसा आरबीआई खींचता है। तो ये हमारा नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। क्या नहीं करेगा वो पूछा है ना, ये 1 और 3 करेगा, तो जहाँ जहाँ 1 और 3 है वो काट दीजिए आप, जो बच्चा वो 2। आगे देखते हैं, ये पूछा आपका 2020 में। अगला है 2022 में पूछा है, मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, तब आरबीआई क्या क्या जो है करेगा, है ना। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा। सिंपल है, देखिए आरबीआई है, ये इकनॉमी है। मान लीजिए इकनॉमी में से गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीद रहा है, तो बदले में क्या देगा, पैसा, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इकनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, और पैसा डालेगा, नहीं डालेगा ना, तो ये गलत होगा। तो जहाँ जहाँ मेरा 1 है उसको काट दीजिए, ठीक। आप देखिए अगर रुपया डिप्रिसिएट कर रहा है, इस बाकी ऑप्शन भी समझा देता हूँ आपको कोई स्टेटमेंट। अगर रुपये डिप्रिसिएट कर रहा है मतलब $1 बराबर 70 रुपये है। डिप्रिसिएट मतलब $1 बराबर हो गया 80 रुपया, ठीक। अगर डिप्रिसिएट कर रहा है, कोई भी चीज़ का डिप्रिसिएट कब करता है, किसका वैल्यू कम होता है, जिसको डिमांड का लोग कम करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी ना। तो अगर $1 बराबर 80 रुपया मतलब डिप्रिसिएट किया है, इसका मतलब मार्केट में रुपया बहुत ज़्यादा है, तभी तो रेट इसका जो है डिप्रिसिएट कर रहा है। एक आईफोन का रेट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आईफोन जो है कम अमाउंट में अवेलेबल है कि नहीं। माइक्रोमैक्स ज़्यादा है तो रेट क्या है, कम है। उसी तरह एमआई का फ़ोन बहुत ज़्यादा बनता है लगातार, रेट क्या है, कम है। आईफोन बहुत लेट से आता है, ठीक है। जो चीज़ शॉर्ट सप्लाई में होगा, सप्लाई कम होगा, उसका रेट ज़्यादा होगा। उसी तरह मान लीजिए रुपया डिप्रिसिएट कर रहा है, मतलब रुपया क्या है, मूल्य बहुत कम है। कम कब होगा, जब रुपया बहुत ज़्यादा होगा। तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को बढ़ाएगी, है ना। तो जब भी आरबीआई मार्केट में डॉलर सेल करेगी मतलब डॉलर बढ़ेगा, और डॉलर बढ़ेगा तो रुपया स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा सही है। अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए और यूरोपियन यूनियन में कम होगा, इंटरेस्ट रेट अगर यूएसए में कम होगा, इसको भी समझा देते हैं। देखिए ये है हमारा यूएस, या मतलब फॉरेन में। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो कहाँ आएंगे, इंडिया में आएंगे ना। तो इंडिया में क्या लेके आएंगे, तो वहाँ अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वहाँ के लोग वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, इंडिया। अब इंडिया में क्या है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो क्या लेके आएंगे, डॉलर, ठीक है। और इंडिया में क्या है, रुपया। तो इंडिया में क्या होगा, डॉलर बढ़ते जाएगा, डॉलर बढ़ेगा। तो जब कोई भी चीज़ बढ़ता है, सप्लाई बढ़ रहा है डॉलर का, इसका मतलब डॉलर कमज़ोर होगा ना। डॉलर क्या होगा, कमज़ोर, क्योंकि किसी चीज़ की भी सप्लाई मैंने भी क्या बताया, एमआई का अगर बढ़ेगा सप्लाई तो उसका वैल्यू कम होगा, तो डॉलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। तो आरबीआई क्या कहेगी, जो डॉलर बाहर से आ रहा है उसको आरबीआई क्या खरीद लेगी, है ना, ताकि जो एक्सेस डॉलर आए वो खरीद लो। तो डॉलर का जो सप्लाई था वो कम हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट यूएसए और यूरोपियन यूनियन में कम हो रहा है तो आरबीआई डॉलर को बाय करेगी, है ना, एक्सेस डॉलर को बाय कर ले रही है। तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, 2 और 3, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी का जो इसके बाद टूल दिया हुआ है ना, कि कौन सा क्वांटिटेटिव है, जैसे हमने पढ़ लिया है, सब रिपीट मैं नहीं करूँगा। CRR DCRR आप लेक्चर को ज़रूर देखें, थोड़ा आपको क्लियर होगा। रेपो रेट, SDF, मार्केट ऑपरेशन, ये हमारा क्वांटिटेटिव है। उसके बाद क्वालिटेटिव है, मैंने बता दिया, मॉरल सुएसन, डायरेक्ट एक्शन, लोन टू वैल्यू, सिलेक्टिव क्रेडिट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सब एक ही होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में क्या है। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का 3 तरीका। एक है कि हम जितना अपना लोकल जो करेंसी है उसको हम किसी डॉलर के एक्सटर्नल रुपया करेंसी से उसको सेट कर दें, ठीक है। हम सेट कर दें कि $1 बराबर $80, सॉरी $1 बराबर 80 रुपीज़, ये सेट कर दें। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जिसमें हम लोग लोकल करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को
ठीक है, फॉरेन करेंसी से सेट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, जैसे सिंगापुर ये सब करता है, जहाँ पे हम लोग जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का जो जरिया है, स्ट्रैटेजी है, वो है मल्टीपल इंडिकेटर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मल्टीपल इंडिकेटर पे फोकस करती है। जब भी वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी तो मल्टीपल चीज़ पे फोकस करेगी, जैसे महंगाई पे, रोज़गार बनाने पे, एक्सचेंज रेट पे। पहले इसको सेंट्रल बैंक करती थी 2016 तक, उसके बाद बंद कर दिया। फिर उर्जित पटेल कमेटी बनी, वो बोली कि हम सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन पे टारगेट करेंगे, और हम उस पर टारगेट अगर कर लेते हैं प्राइस पे, तो धीरे धीरे सब उसी पे अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, महंगाई भी ठीक हो जाएगा, रोज़गार भी क्रिएट होगा। लेकिन हम लोग मेन फोकस जो करेंगे वो हम करेंगे इन्फ्लेशन पे, ओनली इन्फ्लेशन, ठीक है। बाकी अदर इंडिकेटर धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो जो रेपो रेट का ये पैटर्न देख लीजिए, अप एंड डाउन है, ये ऐसा है, ठीक। जब भी आरबीआई को महंगाई से लड़ना होगा तो वो इंटरेस्ट रेट देखिए बढ़ा दी है, जब भी लड़ना होता है, और जब उसको मंदी आता है तब इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, ठीक। तो वो चीज़ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखते हैं कि आरबीआई किस तरह से बनता है आरबीआई एक्ट के अंडर 2016 के बाद। तो देखिए, उसके बनाने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी, जिसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की साइड से, 3 गवर्नमेंट के साइड से। तो जो आरबीआई के साइड से होते हैं उसमें आरबीआई गवर्नर रहता है, डिप्यूटी गवर्नर रहता है जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिस्क बनाता है, और तीसरा आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है उससे एक आदमी नॉमिनेट किया जाता है। इसके जो चेयरमैन होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, वो होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो मतलब आरबीआई का उस समय जो भी गवर्नर होगा वो उसका चेयरमैन होगा। तो 3 मेंबर इधर हो गया, चेयरमैन होगा आपका आरबीआई का गवर्नर, और 3 मेंबर गवर्नमेंट के साइड से, ठीक। एक ये रहे हैं, एक तो आपका ये, एक ये, इसको नॉमिनेट करता है सरकार, और ये तो ऑटोमेटिकली जो है आ जाता है। एक गवर्नर तो ऑटोमेटिक आएगा, डिप्टी गवर्नर आ जाएगा, और एक आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करेगी, ठीक। तो जो इनका कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो जब तक ये इस पोस्ट पे रहेंगे, आरबीआई गवर्नर जब तक आरबीआई गवर्नर रहेगा, डिप्टी गवर्नर जब डिप्टी गवर्नर रहेगा, और एक आरबीआई का सेंट्रल गवर्नर जो जब तक आपका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा तब तक जो है उसके पोस्ट पे रहेगा, ठीक है, जब तक वो रिटायर ना हो जाए, ठीक है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन जो और ये रीअपॉइंट भी हो सकता है। अगर मान लीजिए शशिकांता दास दोबारा बने हैं गवर्नर, है ना, दूसरे कार्यकाल के लिए, तो वो जब तक कार्यकाल में रहेंगे, रीअपॉइंटमेंट होते रहेगा उनका, जब तक गवर्नर वो हैं तब तक वो एमपीसी के भी चेयरमैन रहेंगे या मेंबर रहेंगे इनमें से, ठीक है। मतलब रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। इनका जो है रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, इनका कार्यकाल होगा मात्र 4 साल, और अगर ये वाला आदमी एक बार बन गया है तो दोबारा वो नहीं बन पाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो मेंबर होते हैं आरबीआई के, उसको गवर्नर को और डिप्टी गवर्नर को जो सिलेक्ट करती है उसके लिए कमेटी है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जिसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी का। और जो गवर्नमेंट के साइड से जो सिलेक्ट करते हैं उसके लिए सिलेक्शन कमेटी होता है, जिसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो बस कमेटी का डिफरेंस है, एक है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, और दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। बस आपको इतना ध्यान देना है। तो देखिए, मिनिमम अगर कोई भी मीटिंग होना है एमपीसी का तो मिनिमम 4 आदमी होना चाहिए। 6 में से 4 आदमी जब तक प्रेजेंट नहीं रहेगा तब तक मीटिंग नहीं होगा, और गवर्नर को लेके मतलब 4 आदमी होना चाहिए, और उसको कम से कम साल में 4 मीटिंग करवाना है, ऐसा लिखा हुआ है। आरबीआई एक्ट के अंडर बनी है ना, देखिए आरबीआई एक्ट 2016 के अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसको लीगली इस पे लिखा गया है इसी एक्ट में, कम से कम वो साल में 4 बार मिलेगी, और 4 लोगों का जब आएंगे तभी मीटिंग भी होगा, ठीक। लेकिन आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम हर 2 मंथ में मिलेंगे, और बाई मंथली मतलब 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट आएंगे, इसलिए हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट आता है। उसके बाद ये जब भी मिलते हैं तो महंगाई से लड़ने के लिए एक पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं, और अभी गवर्नमेंट आरबीआई ने बोला है कि हम रेपो रेट को पॉलिसी रेट मानते हैं, और इसी को हम लोग डिसाइड करेंगे इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए,
और रेपो रेट कितना होगा वो डिसाइड होगा मेजोरिटी से, मतलब जितने भी लोग आएंगे एमपीसी में मिनिमम 4 तो आना ही चाहिए। जितने भी लोग आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, उनमें से मेजोरिटी के आधार पे कितना रेपो रेट होगा वो डिसाइड होगा। जब ये लोग पहली बार वोट करते हैं, ठीक है, तो सभी मेंबर वोट करेंगे, गवर्नर भी, ठीक है। मान लीजिए किसी दिन 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 के 6, तो 6 वो लोग वोट करेंगे। मान लो 3 लोग ने बोला कि रेपो रेट 4 होना चाहिए और 3 लोग ने बोला रेपो रेट 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाई हो गया, है ना, टाई हो गया ना। 3 लोग 4, अब 4 होगा या 5 होगा, तो फिर आएगा गवर्नर जिसको भी वोट कर देगा 4 पे या 5 पे वही हो जाएगा। तो शुरू में गवर्नर वोट करता है नॉर्मल के रूप में, लेकिन अगर वोट टाई हो जाए, 3 और 3 का हो जाए, या मान लो किसी दिन 4 लोग आए हैं, 4 ही लोग आए हैं, तो 2 लोग बोले 4%, 2 लोग बोले 5%, तो फिर गवर्नर जो है अपना वोटिंग राइट को वोट करेगा, ठीक है ना, सेकेंड टाइम कास्टिंग वोट के रूप में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सरकार जो है सिर्फ लिखित में ही कुछ बोल सकती है, फ़ोन पे नहीं बोल सकती कि हेलो शशिकांता भाई ऐसे कर दीजिए, नहीं बोलेगी। और जब भी मीटिंग हो जाता है उसके 14वां दिन, नेक्स्ट जो 14th डे है, उस मीटिंग का डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया जाता है पब्लिक डोमेन में, ताकि सब लोग जो है पढ़े। और हर 6 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट भी आता है। तो जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है अभी हमारा 2% से 6% है, या इसको हम ऐसे बोलेंगे 4 ± 2%। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6, मतलब हमें 2 से 6 के बीच में मेंटेन करना है। स्प्रेड को बोलते हैं, इसी को स्प्रेड बोलते हैं। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो स्प्रेड है 2%। तो जो ये फिक्स की है कि हमें 2 से 6% करना है, वो कौन किया है, ध्यान दीजिएगा, इसको फिक्स किया है भारत सरकार ने आरबीआई गवर्नर से कंसल्ट करके। मतलब आरबीआई गवर्नर ने नहीं बोला है कि हमें जो है 2 से 6% इन्फ्लेशन को फिक्स करो, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके फिक्स किया। और अब टारगेट जो है ना वो आरबीआई का है कि 2 से 6% हमें करना है, और रेपो रेट के माध्यम से। बात समझ में आया। इन्फ्लेशन डिसाइड करता है कितना होगा, 2% से 6% के बीच में कितना इन्फ्लेशन का जो टारगेट है कितना में रखना है, 2 से 6 के बीच में रखना है या 8 से 10 के बीच में रखना है, वो डिसाइड करती है भारत सरकार। और उसको फिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, रेपो रेट के थ्रू कंट्रोल करती है कि कितना हम रेपो रेट रखेंगे कि इन्फ्लेशन जितना भारत सरकार ने डिसाइड किया है उसी के रेंज में होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो 2, 6 और 6% का है टारगेट, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। 2 से 6% क्या है, तो सीपीआई 2 से 6%, ठीक। अगर मान लो कोई आरबीआई 2 से 6%, देखो भारत सरकार ने तो टारगेट फिक्स करके दे दिया किसको, आरबीआई को, कि आप जो है इन्फ्लेशन को इतना मेंटेन करके रखिए। लेकिन मान लीजिए आरबीआई लगातार 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर, एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, ठीक, तो 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर मतलब लगातार 3 × 3 9 मंथ तक अगर 2 से 6% तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो वो भारत सरकार को लिखित में बताएगी, एक रिपोर्ट भेजेगी, और उस उपाय क्या है वो भी बताएगी। अभी हम पिछले 9 महीने से इन्फ्लेशन हमारा 6% से अधिक है। होना कितना चाहिए, 2 से 6%, और 6% से अधिक है। कब तक, लगातार 9 महीने से। तो एक्ट के अंदर क्या लिखा है कि 9 महीने से अधिक होगा तो आरबीआई रिपोर्ट भेजेगी और कारण बताएगी क्यों हम नहीं कर पाए कंट्रोल 2 से 6 के बीच में, और उपाय भी बताएगी। तो आरबीआई ने अभी रिपोर्ट दिया है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट है कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का जिम्मेदारी है। सिर्फ भारत सरकार का जिम्मेदारी है क्या, नहीं, भारत सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, आरबीआई भी करती है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है इनडायरेक्ट वे में, वो भी करती है टैक्स के थ्रू। मान लीजिए टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा तो लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे तो महंगाई कंट्रोल में होगा। बोल रहा है आरबीआई का कोई भी रोल नहीं है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनती है ना, गलत होगा। अगर बोल रहा है कि मनी सप्लाई अगर कम करेंगे तो इन्फ्लेशन से बचेंगे, महंगाई मतलब इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा, महंगाई से लड़ना है तो क्या करेंगे, मनी सप्लाई को कम करेंगे, ये सही है। फिर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो मनी सप्लाई को बढ़ाओ, तो ये तो गलत है भाई। इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा मतलब महंगाई, तो महंगाई से लड़ना है तो और महंगाई करेंगे, नहीं ना। आग जल रहा है तो और आग थोड़ी जलाएंगे, आग को कम करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा था 2017 में कि ये डिसाइड करता है आरबीआई का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। सही, हमने देखा कि रेपो रेट को ये डिसाइड करता है, ये सही है। अगर ये सही है मेरा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर है इट इज़ ए 12 मेंबर बॉडी। क्या ये 12 मेंबर की बॉडी थी? मैंने आपको बताया नहीं बताया? कितने मेंबर की बॉडी थी बताइए? 3 + 3 कितना? 6। चेयरमैन कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। इट फंड, तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया तो ये भी क्या? मेरा ऑप्शन सिर्फ ये। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये गलत है, इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे हम लोग। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। तो चेयरमैन कौन होगा? भाई आरबीआई होगा। गवर्नर क्या करेगी? ये फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगी? तो 3 को हटाते हैं अगर हम, ये अगर हटा देते हैं, है ना, तो हमारा 2 स्टेटमेंट बताओ, 1 एंड 1 एंड 2। लेकिन 12 मेंबर तो हमें 2 स्टेटमेंट में 50-50 कर सकते थे, लेकिन चूँकि हमें पता है तो हमें ये मारेंगे। अगला है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। महंगाई को कंट्रोल करके प्राइस स्टेबिलिटी को कौन मेंटेन करती है? कौन करती है भाई? तो आरबीआई करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब देखिए बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो आए उसका रिव्यू, है ना, सिंपल, इसको आपको कोई जानने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि महंगाई होता है तो रेपो रेट आरबीआई जो है अपना बढ़ा देता है ताकि इकोनॉमी में पैसा कम जाए, और मंदी है तो घटा देता है, बस। अब देखिए जब आरबीआई डिसाइड करता है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट तो कुछ टर्म यूज करता है, जैसे कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, न्यूट्रल एंड एकोमोडेटिव टाइटनिंग। एकोमोडेटिव तीन वो होता है। तो देखिए सिंपल है, बहुत आसान है। कैलिब्रेटिव टाइटनिंग का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट टाइम से मान लीजिए, मान लो आज मीटिंग है आरबीआई का, और आरबीआई ने डिसाइड किया कि 4% हम रेपो रेट रखते हैं, और नेक्स्ट जब मीटिंग होगा तो उसके लिए हम लोग कैलिब्रेटिव टाइटनिंग कदम उठाएंगे। तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब ये है कि रेपो रेट मान लीजिए 4% है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, ठीक है ना, तब हम लोग रेपो रेट को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन घटाएंगे नहीं। ठीक है, 4% रख सकते हैं, लेकिन हम 2% नहीं कर सकते, 3% नहीं कर सकते, हम 4 से 5% कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। कब? जब कैलिब्रेटिव टाइटनिंग होगा। तो याद क्या करना है आपको, ये समझना क्या है, कैलिब्रेटिव टाइटनिंग में आरबीआई या तो इंटरेस्ट रेट को वही रख सकता है, रेपो रेट को, या रेपो रेट को बढ़ा सकता है। इसके ठीक अपोजिट होता है एकोमोडेटिव में, जिसमें आरबीआई बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन वो सेम तो रख सकता है, ठीक है, या डिक्रीज कर सकता है। ठीक, न्यूट्रल में क्या होगा, बढ़ा भी, मान लीजिए 4% है और आरबीआई ने बोला नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो न्यूट्रल स्टैंड रखेंगे, तो आरबीआई नेक्स्ट टाइम बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, या सेम भी रख सकता है। मतलब 4 से 5 भी हो सकता है, 4 से 4 भी हो सकता है, 4 से 3 भी हो सकता है। ठीक, तो ये जब आरबीआई बता देता है कि हम न्यूट्रल स्टैंड करेंगे या एकोमोडेटिव या कैलिब्रेटिव, तो जो भी इन्वेस्टर है उसको थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाता है कि आरबीआई फ्यूचर में क्या करने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आरबीआई बोल दिया कि हम नेक्स्ट टाइम न्यूट्रल रखेंगे, तो ये उस पर बाइंडिंग नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो एकोमोडेटिव स्टैंड की तरफ मूव कर सकता है। ठीक, तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी नॉट लीगली बाइंड टू फॉलो द स्टैंड। एक बार बोल दिया तो इसका मतलब पत्थर की लकीर नहीं हो गई, सलमान खान वाला नहीं है, एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर भी किसी की नहीं सुनता, वो सुनता है। इकोनॉमी जैसा उस समय कंडीशन होगा उसके अनुसार उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, ये मूवी नहीं है। उसके बाद आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कोरोना के टाइम क्या था ये आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, फालतू है ये। फिर कोरोना के टाइम बाद क्या हुआ ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आत्मनिर्भर भारत में क्या हुआ आपको पता है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने पैसा डाला, क्योंकि उसमें मंदी था कोरोना के टाइम में, तो आरबीआई भी क्या रखेगा, अपना इंटरेस्ट रेट कम रखेगा ताकि इकोनॉमी में पैसा जाए, तो वही सब किया होगा, है ना, सीआरआर को कम कर दिया। ठीक, और भी ये फालतू चीज़ है। देखिए लोन टू वैल्यू रेशियो बता दिए, बढ़ाएगा, है ना, ताकि जितने का लोन है उससे ज़्यादा आपको उसके ज़्यादा रेशियो में आपको प्रपोर्शन मिल जाए। एक आपको ये याद रखना है कि आरबीआई ने एक कमेटी बनाया था, केवी कमेटी, जिसको रिपोर्ट देना था कि किस तरह से कोविड-19 में जो लोन लोगों ने लिया था और चुकता नहीं कर पाए थे, तो किस तरह से उसको हम लोग रीस्ट्रक्चर कर देंगे। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी था, वो लोन लिया, नहीं दे पा रहा है, तो उसका इंटरेस्ट रेट को हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक, ये चाहिए ताकि वो दे पाए। तो बस यही सब है, और कुछ जो है जानने का ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी ऑनवर्ड्स, ये सब जो है आपको जो है
ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म कर दिया। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और लेक्चर चूँकि बहुत लंबा हो चुका है ना, लेकिन इस टॉपिक को कर देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे से जो है शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट डे से फिर हम लोग शुरू करेंगे आपका जो है बैंकिंग, लेकिन इसको हम सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो देखिए नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इसको जो है आज यहीं पे रखते हैं, है ना। 45 मिनट्स का हो चुका है। फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग इसको कंप्लीट करके फिर उसके बाद बैंकिंग सिस्टम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग और कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव क्या होता है और नॉन बैंक क्या होता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें और अच्छे से तैयारी करें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड एंड विथ फुल कॉन्फिडेंट, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।